वेलकम टू ऑल। आज हम एंडोप्लाज्मिक जालिका, जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ER भी कहते हैं, आज हम इसी को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्य जालिका का आविष्कार KR पोर्टर ने सन 1945 में किया था। यह कोशाद्रव्य में विस्तृत रूप से फैली असंख्य शाखाओं वाली आपस में संबंधित बंद झिल्लियों का एक जाल है और ये झिल्लियाँ जीवद्रव्य कलाओं, एकक कलाओं जिसे कहते हैं के प्रकार की होती है। एकक कला क्या होता है? जैसे किसी कोशिका कला की जो संरचना होती है वही संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कलाओं की भी होती है। तो हम जानें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कला उसी तरह होती है जिस तरह कोशिका द्रव्य की कला होती है। एंडोप्लाज्मिक जालिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली प्रायः सबसे बड़ी झिल्लियाँ होती है और जाल में झिल्लियाँ प्रायः दोहरी परत की बनी होती है और असंख्य चपटी थैलियाँ बनाती है। जिन कोशिकाओं में प्रोटीन तथा हार्मोन बनते हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक जालिका पूर्ण रूप से विकसित होती है। अब आगे देखते हैं। जीवाणुओं तथा नीली हरी शैवालों में एंडोप्लाज्मिक जालिका नहीं होती है और विभज्योतक कोशिकाओं में ये केंद्रक कला से जीवद्रव्य कला तक फैली रहती है। तो इसकी संरचना की बात करें तो संरचना कुछ इस प्रकार है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से फोल्डेड फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे दर्शाया गया है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स लगे होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं लगे होते हैं। और यहाँ पर न्यूक्लियस की बात कर लें तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है और इसके अंदर क्रोमैटिन भरा होता है जो आनुवंशिक पदार्थ होता है। और ये जो न्यूक्लियस है ये दोहरी कला से घिरी होती है। बाहर की कला आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर की कला इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इन दोनों को मिला के न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरह से संरचना इसका देखे हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है, बस इसको फोल्डेड फॉर्म में बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसकी आकृति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है। तो आगे हम देखते हैं। ये है आकृति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक जालिका तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी ये लंबी चपटी शाखा विहीन थैलियाँ हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये देख रहे हैं, ये है सिस्टर्नी।
ये एक दूसरे के समांतर लगभग दिख रहे हैं और इस पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार है। और दूसरा देखते हैं तो ये थैलियाँ वेसिकल्स के फॉर्म में होती हैं। ये अंडाकार रचनाएं होती हैं। ठीक है, और तीसरा है नलिकाएं ट्यूबुल्स के फॉर्म में भी होते हैं। ये केंद्रक के पास से निकलती है। ये देख रहे हैं ट्यूबुल फॉर्म में, जैसा कि हम लोग पहले वाले स्ट्रक्चर में देखे थे। ये रहा, ये देख रहे हैं नलिका जैसा बना हुआ है। सब ये केंद्रक के पास से मुख्यतः निकलती है। तो ये रहा इसका 3 प्रकार आकृति के आधार पे। अब एंडोप्लाज्मिक जालिका के सतह पर राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर यह 2 प्रकार के होते हैं। यानी एक सपाट एंडोप्लाज्मिक जालिका होता है और एक कणिका में एंडोप्लाज्मिक जालिका होता है। सपाट एंडोप्लाज्मिक जालिका, जिसे इंग्लिश में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जालिका कहते हैं, SES, और कणिका में RER। ठीक, अब इसको आगे हम देखते हैं सपाट एंडोप्लाज्मिक जालिका और कुछ इस तरह दिखाई देती है। इसके बारे में जान लेते हैं कि इनकी कला सपाट होती है, इस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं और ये प्रोटीन उपापचय में भाग नहीं लेती हैं। और चूँकि राइबोसोम हम सब जानते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं वह प्रोटीन उपापचय में भाग लेते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जालिका में नहीं होता है राइबोसोम। इसी वजह से ये प्रोटीन उपापचय में भाग नहीं लेते हैं। अब देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड तथा स्टिरोल स्रावी कोशिकाओं जैसे यकृत, एड्रिनल, कॉर्टिकल तथा वसा कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इनमें लिपिड तथा स्टिरोल का संश्लेषण होता है। लिपिड, स्टिरोल एवं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पाचक विकरों को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक थैलियों में बंद करके गोल्जी तंत्र की ओर भेज दिया जाता है। ठीक है, लिपिड एंडोप्लाज्मिक लिपिड, स्टिरोल एवं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पाचक विकरों को यानी एंजाइमों को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की थैलियों में बंद करके जो छोटे छोटे बॉल बने हुए थे ना, जो एक प्रकार हम लोग पढ़े थे अंडाकार वाला, इसी को थैलियाँ बोलते हैं। और इसी में एंजाइम्स पैकेट के फॉर्म में बंद करके भेजे जाते हैं। ठीक है, बंद करके गोल्जी तंत्र की ओर भेज दिया जाता है। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर के होल को हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कणिका में एंडोप्लाज्मिक जालिका कहते हैं, और इनकी कला पर राइबोसोम स्थित होते हैं और ये प्रोटीन उपापचय में भाग लेती हैं। इनमें विभिन्न पाचक विकरों का संश्लेषण होता है। उन विशेष कोशिकाओं में जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जैसे फिब्रोब्लास्ट एवं अग्नाशय में कणिका में एंडोप्लाज्मिक जालिका अधिक मात्रा में पाई जाती है। विशेष परिस्थितियों में RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बदल सकती हैं। ठीक है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार है।
अंदर के होल को हम ल्यूमेन कहते हैं। ये बाहर इसके राइबोसोम्स के कण लगे होते हैं। अब आते हैं इसके कार्य को देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला कार्य हम देखते हैं कि ये सहारा देते हैं। एंडोप्लाज्मिक जालिका कोशिका के कोलाइडी मैट्रिक्स को आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, ये जो कोशिका होता है, जो कोशिका होता है, उसके आंतरिक शक्ति को प्रदान करता है। ठीक है, इसके कोलाइडी फॉर्म को बनाए रखने के लिए। ठीक, अब दूसरा है अंतरकोशीय स्थानांतरण, यानी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कैसे? कोशिकाओं में केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य में स्थित विभिन्न पदार्थों के स्थानांतरण एवं विभिन्न विकरों के संश्लेषण में भी एंडोप्लाज्मिक जालिका कार्य करती है। ठीक है, और अगला है लिपिड का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। सपाट एंडोप्लाज्मिक जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विभिन्न प्रकार के लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल आदि का संश्लेषण करती हैं, इसका संश्लेषण करती हैं। और आता है अगला ग्लाइकोजन का संग्रह। ग्लाइकोजन जो बनता है उसका संग्रह करने का कार्य भी यह करता है। और जब भी कोशिका को ज़रूरत होती है ग्लाइकोजन को, तब ये रिलीज करता है। ठीक है, निराविषीकरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विभिन्न प्रकार के अंतर्जात एंडोजीनस व बहिर्जात एक्सोजीनस विषैले पदार्थों को निराविषीकरण करती हैं, यानी जो भी अनुवांशिक चीज़ें कोशिका के अंदर आ जाती है, जिसका उपयोग नहीं होना है, जो फंक्शन में कार्य नहीं कर रही है, उसका ये क्या करते हैं, बहिर्जात करते हैं। इसको जैसे किसी कोशिका के किसी और ऑर्गेनल को हार्म होने से बचाते हैं। ठीक है, एंडोजीनस अंतर्जात करते हैं। इसको अपने थैले में लेम्यून जिसे कहते हैं उसमें भर के रखे रहते हैं। इसको कोशिका के बाहर भेज देते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः इसका कार्य होता है चीज़ों को संग्रह करना। तो यहीं तक था। अब आगे हम दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे। अब तक के लिए यही है। इसको हम नोट्स के फॉर्म में कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।